हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के जनरल इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एज यूजुअल आपको पता है कि आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सेक्शन ए जो है उसमें 16 मार्क्स का है ये, और ये कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होगा। एक पैराग्राफ आपको 10 मार्क्स का आएगा और दूसरा जो है वो 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पैसेज को रीड करना है और फिर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। बट मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, पहले आप क्वेश्चन को रीड करें और उसके बाद जब पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन क्योंकि आपको पता है तो आप उस वर्ड पे जो है वो अपने आप ही रुक जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, व्हाई वाज द प्राइमरी मेथड ऑफ क्रिएटिंग बुक्स बिफोर द प्रिंटिंग प्रेस? यानी कि प्रिंटिंग प्रेस से पहले किताबें बनाने का जो तरीका था, ठीक है, प्राथमिक तरीका था, वो क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर जो है वो देखते हैं। तो यहाँ देखो, कॉपीड बाय हैंड। ठीक है, तो आंसर जो है वो यही हो जाएगा हमारे पास, बाय हैंड। ठीक है, अगला देखो, नेम द ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड लिमिटेड एक्सेस टू लिटरेसी बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पहले किन समूहों के पास पढ़ने लिखने की क्षमता सीमित थी? तो आंसर हो जाएगा, लिटरेसी वाज लिमिटेड टू द क्लर्गी, द नोबिलिटी एंड द वेल्दी मर्चेंट्स। ठीक है, आंसर नंबर 2 हो गया। अगला है, हाउ डिड गुटेनबर्ग्स इन्वेंशन चेंज द कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ बुक्स? यानी कि गुटेनबर्ग के आविष्कार ने किताबों की कीमत और पहुंच को कैसे बदल दिया? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर देखो कि दिस ब्रेक थ्रू ड्रामेटिकली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, है ना, तो बुक का कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गया, मेकिंग देम एक्सेसिबल टू अ मच वाइडर ऑडियंस। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट स्पेसिफिक रिलीजियस मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट बाय द प्रिंटिंग प्रेस? यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग प्रिंटिंग प्रेस से कौन सा विशिष्ट धार्मिक आंदोलन जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो देखो, कौन सा यहाँ पे क्या बोला, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट बाय द प्रिंटिंग प्रेस। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो अफेक्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर 4। इसके बाद है, व्हाट वर द 2 मेजर इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट दैट द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प एक्सेलरेट? ठीक है, यानी कि जो कौन से 2 प्रमुख बौद्धिक और कलात्मक आंदोलन थे जिनसे कि प्रिंटिंग प्रेस ने जो है वो गति देने में, बेसिकली उसको जो है मूवमेंट देने में आसानी हुई? तो इसका आंसर जो है वो देखते हैं। सबसे पहला तो है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ठीक है, और इसके बाद है, यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर हम लोग। देखो यहाँ पर है, बियॉन्ड रिलीजन द प्रिंटिंग प्रेस फुल्ड द रेनेसेंस, फैसिलिटिंग द रैपिड एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज। तो यहाँ तक लिख देना, थ्योरीज तक। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नंबर 5। अगला है, हाउ डिड द प्रिंटिंग प्रेस इम्पैक्ट लिटरेसी रेट? तो प्रिंटिंग प्रेस जो है उसने लिटरेसी रेट को किस तरीके से इम्पैक्ट किया, वो आपने बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका, लिटरेसी रेट बिगिन टू क्लिम्ब एज द बुक बिकेम मोर। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो लिख लेना। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 6। अगला है कि व्हाट रोल डिड द प्रिंटिंग प्रेस प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लैंग्वेज? नेशनल लैंग्वेज के डेवलपमेंट में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसने क्या रोल प्ले किया, वो आपने बताना है। ठीक है, तो स्पेलिंग और ग्रामर जो है ना, उसको जो है वो कंट्रीब्यूशन मिला। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है, बिसाइड्स डेमोक्रेटाइजिंग नॉलेज व्हाट अदर सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस आर मेंशन्ड? यानी कि नॉलेज की लोकतंत्रीकरण के अलावा प्रिंटिंग प्रेस के अन्य कौन से महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव जो है वो इस पैराग्राफ में बताए गए हैं, वो आपने जो है वो बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे है, इट शेप्ड इन, इट नॉट ओनली डेमोक्राइज नॉलेज बट ऑल्सो प्लेड, यहाँ से लेकर मीडिया तक लिख लेना। यह हो जाएगा आंसर नंबर 8। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पैसेज के बेस पर व्हाट डज इट मीन टू से दैट नॉलेज वाज अ टाइटली कंट्रोल्ड कमोडिटी बिफोर द प्रिंटिंग प्रेस? तो इसका क्या मतलब है, तो वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर
यहाँ से कर लेना, नॉलेज वॉज अ टाइटली कंट्रोल्ड कम्युनिटी सर्कुलेटेड ओनली अमंग द एलिट, ये हो जाएगा आंसर नंबर 8। ठीक है, और इसके आगे ना आप और क्या लिख लेना, एलिट के बाद जो है यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे भी लिख लेना एंड वॉज नॉट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक, मतलब जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं था ये। ठीक है, जनरल पब्लिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, यानी कि संख्या में तेजी से वृद्धि होना। ठीक है, उसमें बहुत तेजी से बदलाव होना, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पैराग्राफ हमें दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि है अकॉर्डिंग टू द पैसेज डॉक्टर्स एंड टीचर्स बिलोंग टू द, तो जो डॉक्टर है और टीचर है वो कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वो आपने बताना है, तो ये मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि इंटरमीडिएट ग्रुप है ना, इसके अलावा जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल है, उनके नाम जो है वो दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन देखो जो कि है व्हाट अफेक्ट डिड ईच स्टेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मेक ऑन सोशल स्ट्रक्चर, तो सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर यानी कि औद्योगिक क्रांति के हर चरण का सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव जो है वो पड़ा, वो आपने बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो यहां से करते हैं इसका आंसर, each successive stage of the industrial revolution however made the social structure more complicated, आंसर नंबर 2 हो गया। इसके बाद अगला देखो हु डेवलप द टू क्लास थ्योरी, तो टू क्लास थ्योरी जो है वो किन्होंने डेवलप की थी, आंसर है कार्ल मार्क्स, और उन्हीं के बारे में यहाँ पर जो है वो बात हम जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने दो जो है वो मतलब कैटेगरी डिवाइड की थी, कैपिटलिस्ट थी और दूसरा जो है वो क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है ना कैपिटलिस्ट, और दूसरा जो है वो वर्कर्स का है। ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला है हु आर रिगार्डेड एज द इंटरमीडिएट ग्रुप। ठीक है, यानी कि किन लोगों को मध्यवर्ती समूह जो है वो माना जाता है, वो आपने बताना है। तो इंटरमीडिएट ग्रुप्स जो है यहाँ पर इन्होंने बताया था। ठीक है, हमने भी इसको रीड किया था, ये देखो इंटरमीडिएट ग्रुप्स है ना, इसके अंदर कौन कौन से जो है वो मतलब कि शामिल होते हैं, कौन कौन, तो लार्ज वन, स्मॉल शॉपकीपर। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रेड्समैन है, ठीक है, डॉक्टर, टीचर, तो ये सारे ही जो है वो शामिल हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 4। अगला है इंडिया बिकम्स डैश ऑन 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है वो क्या बन गया था, इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि आजाद हो गया था, आजाद एक मुल्क बन गया था, इंडिपेंडेंट। अगला देखो कि मैचिंग करना है हमने यहाँ पर। ठीक है, तो स्प्लिट का मतलब होता है ब्रोकन, एनुअल का मतलब होता है ईयरली। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो सेक्शन बी है, जिसमें कि आपने जो है वो प्रिसाइज राइटिंग करना है। ठीक है, आपने कंप्लीट पैराग्राफ को पढ़ना है और इसे शॉर्ट में जो है वो आपने इसको शो करना है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से जो है सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है द वाइब्रेंट कल्चर ऑफ पंजाब, और जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उनको आपने जो है वो लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी एक जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। आपका नाम हेलन है, आप जो है वो एक डिप्टी कमिश्नर को लेटर लिख रहे हैं ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट मेकिंग ऑफ द केस फॉर ओपनिंग अ डिस्पेंसरी इन योर एरिया, कि आपको जो है मतलब कि बेसिकली आपके एरिया में जो है वो एक जो है डिस्पेंसरी जो है वो खोला जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आपका नाम जो है वो क्या बताया गया था, हेलन बताया गया है ना, तो यहाँ पर जो है वो योर्स फेथफुली हेलन नाम लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि आप विजय सिंह हैं, आप जो है वो इस जगह पर रहते हैं, लेटर लिखना है। ठीक है, एडिटर को, ताकि जो है वो टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर फॉर चेंज ऑफ नेम, नेम के चेंज के लिए जो है वो एक लेटर जो है वो आपने लिखना है। ठीक है, तो जो एड्रेस वहां पर दिया गया है वो लिखना, ये एड्रेस नहीं है वहां पर। ठीक है, तो देखो क्या है, हाउस नंबर 135 आदर्श नगर, तो 135 लिख दोगे यहाँ पर, और इस तरीके से लिख लोगे, और जो नाम दिया गया था वहां पे वो लिख लेना है, रणविजय नाम नहीं है वहां पर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखो कि आपका जो है एक रिस्ट वॉच जो है वो खो गया है, इसके लिए आपने नोटिस लिखना है लॉस ऑफ योर वॉच का बताते हुए, या फिर अपने फ्रेंड को आपने ईमेल करना है उसको बताते हुए कि आप उसकी बर्थडे पार्टी जो है वो क्यों नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लॉस्ट का मैसेज लिखना है, और ईमेल राइटिंग जो है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारे पास, यहाँ पर देखो, ट्रांसलेट करना है किसी भी दो सेंटेंस को पंजाबी या फिर हिंदी में। सबसे पहला है हमारे पास कि रमन इज नॉट हैप्पी, यानी कि रमन खुश नहीं है। अगला है वर द गर्ल्स स्विमिंग, क्या लड़कियां तैर रही थी। और इसके बाद है वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स द कोर ऑफ आवर हर्ट, यानी कि हमें अपने माता पिता का तहे दिल से सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद किन्हीं भी दो सेंटेंस को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास कि उसनु जल्दी नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, ही इज इन नो हरी। अगला है कि शाम कंजूस है, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, इज शाम अ माइजर। नेक्स्ट है सीमा वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, सीमा वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। ठीक है, अगला देखो डू एज डायरेक्टेड है, डिटर्मिनर फिल करना है, तो क्या आ जाएगा, यू कैन नॉट एंटर द म्यूजियम विदाउट अ टिकट। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ही इज वन ऑफ द इंडियंस। ठीक है, या ही इज एन इंडियन, इंडियंस लिखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ही इज एन इंडियंस नहीं होना चाहिए था, इंडियन होना चाहिए था। तो यहाँ पे एक बार इस आंसर को ना चेक कर लेना, वैसे भी लिख सकते हैं वही इज वन ऑफ द इंडियंस। ठीक है, या फिर ही इज एन इंडियन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कर देना, ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। हैव यू गॉट एनी मनी। ठीक है, अगला देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन फिल करना है, टाइम से पहले क्या लगेगा, एट। ही सैट डैश द सोफा, ही सैट ऑन द सोफा। ठीक है, इसके बाद है रीराइट द गिवन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, तो टू को रिमूव करना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, शी इज। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं शी इज, टू को हटा के लिख देते हैं सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट ग्रो ओल्डर, शी कैन नॉट ग्रो ओल्डर। ठीक है, अगला देखो सुटेबल मॉडल फिल करना है, तो क्या हो जाएगा, शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। ठीक है, शी विल नॉट हेल्प मी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे विल जो है वो भी यूज कर सकते हो, अब दोनों ही ठीक है। इसके बाद अगला देखो चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अशोका, तो अशोका लिखेंगे, अशोका वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स। ठीक है, इसके बाद वॉइस चेंज करना है किन्हीं भी टू सेंटेंसेस के, तो ही हेल्प मी प्लीज, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगला है व्हाई डू यू लाइक हर, तो क्या बन जाएगा, व्हाई इज शी लाइक्ड बाय यू। ठीक है, अगला देखो सुमन सेंड्स मी अ गिफ्ट, तो क्या बन जाएगा, अ गिफ्ट इज सेंट टू मी बाय सुमन। ठीक है, नरेशन चेंज करना है, द प्रिंसिपल सेड वर्चुअल इज इट्स ओन रिवॉर्ड, तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल said that virtue is its own reward। ठीक है, अगला देखो he said to me I am studying here, तो क्या हो जाएगा, he told me that he was studying there। ठीक है, इसके बाद बेटा सेक्शन सी लिटरेचर पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि 37 मार्क्स का है। तो सबसे पहला जो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं, जो दिया गया है यहाँ पर, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है, तो आंसर है खुशवंत
ठीक है, तो आंसर है खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है अब्दुल हामिद डाइड इन डैश सेक्टर। तो कौन से सेक्टर में जो है उनकी उनकी डेथ जो है वो हुई थी? तो आंसर है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है, खेमकरन सेक्टर, खेमकरन सेक्टर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड जुम्मन शेख गेट फ्रॉम हिज ओल्ड आंट। तो जुम्मन शेख को उसकी आंट से क्या मिला था? तो आंसर है प्रॉपर्टी। अगला है हाउ मच मनी डिड सुधा कलेक्ट फ्रॉम एवरीवन हु वांटेड अ साड़ी। तो कितने रुपीस कलेक्ट किए थे? ₹30। अगला है डैश इज द फाउंडेशन ऑफ फूड एंड लाइफ, वाटर। ठीक है, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर स्पैरो। तो स्पैरो चैप्टर के राइटर का नाम क्या है? आंसर है K.A. अब्बास। अगला है ट्रू और फॉल्स। 6 years ago रहीम खान्स एल्डेस्ट सन बुंदू हैड रन अवे फ्रॉम होम। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है वेयर वॉज द लिटिल ब्लैक बॉय बॉर्न। तो कहां पर बॉर्न हुआ था? सदर्न वाइल्ड में। ठीक है, अगला है व्हाट इज द कलाम्स सेकंड विजन फॉर इंडिया। तो सेकंड विजन क्या है इंडिया के लिए? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है, अगला है इन विच टाइप ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग। हम किस तरीके के वर्ल्ड में रह रहे हैं? आंसर है मेटेरियलिस्टिक, मटीरियलिस्टिक, ठीक है, वर्ल्ड। इसके बाद बेटा आपको जो है वो मतलब कि स्टेंजा दिया गया है। ठीक है, जो स्टेंजा को रीड करके आपने क्वेश्चन के आंसर जो है वो बताने हैं और किन्हीं 4 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है पोएम का नाम बताना है। तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, तो पोएम का नाम क्या है? उपगुप्ता, उपगुप्ता। पोएट का नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है हु डिड उपगुप्ता सी लाइंग इन द शैडो ऑफ द मैंगो ग्रूव। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वॉज दैट अ वुमेन लाइंग एट हिज फीट शैडो ऑफ द मैंगो ग्रूव। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अ वुमेन। यहाँ पे लिखा है ना, अ वुमेन। अगला है व्हाई वॉज शी लाइंग देयर। वो वहां पर क्यों थी? ठीक है, वहां पर क्यों लेटी हुई थी? तो इसका आंसर देखो स्ट्रक विद, ठीक है, ब्लैक पेस्टिलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकते हो, शी वॉज रिमूव फ्रॉम टाउन, शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम टाउन बिकॉज शी वॉज स्ट्रक, बिकॉज शी वॉज स्ट्रक विद, ठीक है, ब्लैक पेस्टिलेंस यानी कि स्मॉल पॉक्स। ठीक है, उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था इसलिए उसको शहर से बाहर निकाल दिया गया था, पेस्टिलेंस। अगला है राइट द फिगर ऑफ द स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, स्पॉटेड विद द सोर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पे ये मेटाफर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पेस्टिलेंस है ना, मतलब कि उसको जो है वो कंपेयर किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे पोएम का जो है वो अपने नाम बताना है। तो पोएम का नाम है द लिटिल ब्लैक बॉय, द लिटिल ब्लैक बॉय। अगला है पोएट का नाम बताना है। तो पोएट का नाम है विलियम ब्लेक। अगला है आई जो है वो यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? तो लिटिल ब्लैक बॉय के लिए यूज हुआ है, लिटिल ब्लैक बॉय। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माई सोल इज व्हाइट। तो इसका क्या मतलब है कि जो लड़का है वो प्योर है, इनोसेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है देखो यहाँ पे बोला है कि ओ माई सोल होगा ये। ठीक है, इज व्हाइट, व्हाइट एंड एंजल। तो इसका यहाँ पर जो है वो किस तरीके का स्पीच जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया है तो वो आपने बताना है। तो यहाँ पर जो है वो साइमल जो है वो यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एज वर्ड का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक साइमल है। इसके बाद है बेटा सेंट्रल आइडिया जो है किसी एक पोएम का आपने बताना है, या तो मदर्स डे या फिर अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है सबसे पहला जो आपको मदर्स डे के ऊपर जो सेंट्रल आइडिया दिया गया है
कि द पोएम कन्वेज द आइडिया दैट मदर हैज इमेंस सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ, की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी जो है लाइफ में मदर की. डेडिकेटिंग जस्ट वन डे इन होल ईयर टू रिकॉग्नाइज हर इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ इज इनजस्टिस टू हर. तो अगर हम सिर्फ एक दिन उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको पहचानने के लिए डेडिकेट करते हैं तो ये उनके साथ अन्याय है. वी ओ आवर लाइफ टू हर एंड वी ऑलवेज नीड हर ब्लेसिंग. तो मतलब कि हमारी लाइफ कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंड करती है, हमें उनकी ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है. हेंस वी शुड नॉट इंडल्ज इन एनी पॉम्पस सेलिब्रेशन टू प्लीज हर. तो हमें उन्हें खुश करने के लिए किसी मतलब ऐसे सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है. रादर वी शुड ऑनर एंड रिस्पेक्ट आवर मदर. तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है, हर दिन उनका सम्मान करना चाहिए. सो डेडिकेटिंग अ सिंगल डे टू हर वंस अ ईयर इज एन इंसल्ट. तो सिर्फ एक दिन उनको डेडिकेट करना उनके लिए एक इंसल्ट है, ठीक है, उनकी इंसल्ट के बराबर है. अगला है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है? ये एक ब्यूटीफुल पोएम है जो कि जॉन कीट्स ने लिखा है. दिस पोएम गिव्स अस ब्यूटीफुल मैसेज अबाउट लाइफ. ये पोएम जो है हमें लाइफ के बारे में ब्यूटीफुल मैसेज देती है. He says that a thing of beauty is a joy forever. कि जो चीजों की सुंदरता है वो एक असली खुशी होती है, हमेशा के लिए खुशी होती है. Because loveliness of a beautiful things never die. क्योंकि चीजों की जो लवलीनेस है ना, वो कभी नहीं मरती. It appeals never fade away. उसकी जो खुशी है वो कभी नहीं जाती. A thing of beauty moves away from the pall फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट. ठीक है, तो ये जो ब्यूटी है ये मूव कर जाती है हमारे डार्क स्पिरिट के थ्रू. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है आंसर करना है किसी भी जो है 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपने 22 to 30 वर्ड्स में. 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है. क्वेश्चन है हुज पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. तो किसका पोर्ट्रेट जो है वो लटकाया गया था? The portrait of the author's grandfather hung above the mantel piece in the drawing room. तो ऑथर के दादाजी की फोटो थी. He wore a big turban. उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी. लूज फिटिंग क्लोथ पहने हुए थे और वो 100 इयर्स तक के लग रहे थे. अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड सुधा फर्स्ट सी जे.आर.डी. टाटा. तो सबसे पहली बार सुधा ने जे.आर.डी. टाटा कब देखा था? व्हेन शी सॉ शोइंग सम रिपोर्ट टू सुमंत मुलगाकर इन द बॉम्बे ऑफिस. तो जब वो बॉम्बे ऑफिस में कुछ रिपोर्ट जो है वो दिखाने के लिए जो है वो सुमंत मुलगाकर के पास जो है वो गए थे. ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन का क्या खतरा है? तो ग्लोबलाइजेशन से क्राइम बढ़ता है, ठीक है, इसके अलावा नशा जो है वो बढ़ता है, टेररिज्म बढ़ता है, बीमारियां, हथियार, ये सब जो है इनको बढ़ावा मिलता है. अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज अब्दुल हामिद्स रोल इन सिनो इंडियन वॉर इन 1962. तो 1962 के जो वॉर में जो है अब्दुल हामिद का क्या रोल था? तो वो 7th इन्फेंट्री ब्रिगेड के जो है वो पार्ट थे, ठीक है, मतलब उसमें शामिल थे. ठीक है, इट पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ नमकाचू अगेंस्ट द चाइनीज. और ये जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था चाइनीज के अगेंस्ट नमकाचू में. ठीक है, अगला क्वेश्चन है मालकॉम और बार जो है उनको कैबिन के अंदर नाइट स्पेंड करने के लिए क्यों फोर्स किया गया? दे हैड गॉन ऑन अ हाइक टू बालो पास. तो वो बालो पास तक गए थे. The climb to up the pass was smooth. तो चढ़ना तो आसान था but when they reached the top they were caught in a freak snow flurry. तो जब वे टॉप पे पहुंच गए तो वो मतलब कि बर्फबारी में फंस गए थे. तो so they were compelled to spend the night in an alpine cabin. तो उन्हें अल्पाइन कैबिन के अंदर जो है वो रात गुजारना जो है उनके लिए मजबूरी बन गया था. ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आंसर 22 to 30 वर्ड्स में करना है. ठीक है, किसी भी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं. 2-2 नंबर के क्वेश्चन है. एस्ट्रोलॉजर जो है वो हर दिन कहाँ पे बैठा करता था? तो वो एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा करता था जो कि पब्लिक रोड पे लगा हुआ था. इट वॉज अ क्राउडेड एंड बिजी प्लेस. तो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका था. अ वैरायटी ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन वॉज कैरिड ऑन ऑल अलोंग इट्स वे. तो बहुत सारे व्यापारी जो है वो वहां पर जो है उस रास्ते से होकर जाया करते थे. अगला क्वेश्चन है कि हुगी एरस्किन जो है उसकी क्या क्वालिटी थी जो कि उसको मेन और वुमेन के बीच पॉपुलर बनाती थी? तो आंसर है वो बहुत अच्छा दिखने में था. ठीक है, उसके बाल जो है वो कर्ली ब्राउन कलर के थे एंड अ क्लियर कट प्रोफाइल. उसका प्रोफाइल भी क्लियर कट था. ग्रे आईज थी, बहुत ज्यादा चार्मिंग था, फ्रेंडली भी था. ठीक है, तो उसकी जो इस तरीके की करिश्माई जो पर्सनैलिटी थी वो लोगों को अट्रैक्ट करती थी. अगला क्वेश्चन है हाउ डिड जुम्मन शेख्स ओल्ड आंट प्रेजेंट हर केस. तो जुम्मन शेख की जो ओल्ड आंट थी उन्होंने उसको केस किस तरीके से प्रेजेंट किया? तो she said that Jumman got her property transferred in his own name. ठीक है, once he became the owner of the property, he and his wife started ill-treating her. कि जब एक बार प्रॉपर्टी उनके नाम पर हो गई तो वो और उसकी वाइफ दोनों ही जो है उसके साथ बुरा बर्ताव
करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आपने आंसर 100 to 120 वर्ड्स में जो है वो करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है लिबर्टी और डिसिप्लिन में क्या रिलेशन है, या फिर आपने सुधा मूर्ति के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताना है, ठीक है। या इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, आंसर 100 to 120 वर्ड्स में करना है कि क्या पैसा जो है अपने आप में बुरा है, ये किस तरीके से लोगों को जो है बर्बाद करता है, अपने व्यूज देने हैं, और रहीम खान का कैरेक्टर स्केच जो है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपको दिया गया है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।